जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। एनू को तो मुझे जैसा लगे। मैंने पहले बोला था, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सदब जी। क्या कह रहे हैं अमित भाई? जब भी कभी कोई मुझसे मिलता था तो मैं पहले ही बोल देता था कि भाई आप कैसे हैं, और मैं भी ठीक हूँ, ताकि उनका वो आगे क्वेश्चन उससे पहले। इसको बोलते हैं प्रीपेड आंसर है ना। और सदब जी आपकी सर। तबीयत कैसी है? जी आज नेट बड़ा स्लो चल रहा है भाई। मैं स्पीड चेक कर रहा था तो पॉइंट्स में स्पीड आ रही है, और ये वाईफाई का हाल है। इन्हें वाईफाई वालों को पैसे तो पूरे चाहिए, लेकिन स्पीड में ये रुला के रखते हैं अभी। जी तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सीआरपीसी में 156 तक हम धारा देख चुके हैं, और आज की क्लास में धारा 157 क्या कहता है, ये प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करता है। इन्वेस्टिगेशन क्या होती है ये आप सब लोग जानते ही हैं। इन्वेस्टिगेशन का पर्पज़ क्या होता है ये भी आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। नहीं है तो उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कल्पना, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? कल्पना, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सर एविडेंस कलेक्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन की जाती है। बिल्कुल। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में कि इन्वेस्टिगेशन का पर्पज़ क्या है ना। तो टू कलेक्ट एविडेंसेस, साक्ष्यों का कलेक्शन, साक्ष्यों को संकलित करना, और उस संकलन की पूरी प्रक्रिया को ही इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। और जब संकलन एविडेंस का पूरा हो जाता है तो उसके बाद फिर पुलिस अपनी एक रिपोर्ट तैयार करती है, और उस रिपोर्ट को जो है माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देती है कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का ये जिस्ट निकल के आया है, सार ये है। ठीक है। तो उसकी प्रक्रिया धारा 157 बोलती है कि प्रोसीजर क्या होना चाहिए। इस प्रोसीजर के विषय में बात करता है 157 ऑफ सीआरपीसी। ये कह रहा है, इफ फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन हैज रीजन टू suspect the commission of an offence which he is empowered under section 156 to investigate, he shall forthwith send a report of the same to a magistrate empowered to take cognizance of such offence upon a police report, and shall proceed in person or shall depute one of his subordinate officers not being below such rank as the state government may by general or special order prescribed in this behalf, to proceed to the spot to investigate the facts and circumstances of the case, and if necessary to take measures for the discovery and arrest of the offender। तो धारा 157 की उपधारा एक ये कह रही है कि यदि पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को इतला प्राप्त होने पर या अन्यथा यह संदेह होने का कारण है कि ऐसा अपराध किया गया है जिसका अन्वेषण करने के लिए धारा 156 के अधीन वह सशक्त है, तो उसकी एम्पावरमेंट कहाँ पढ़ी है हमने? पुलिस अधिकारी की शक्ति कहाँ है इन्वेस्टिगेशन करने की? धारा 156 पढ़ के आए हम पीछे, वहाँ बताया गया है। ठीक है। तो वह उस अपराध की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा जो ऐसे अपराध का पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करने के लिए सशक्त है। तो उसकी एक रिपोर्ट भेजेगा, कहाँ? उस मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजेगा जो उस अपराध पर संज्ञान लेने के लिए सशक्त है। यानी कि जिस थाने का मामला है उस थाने से
उस थाने का मजिस्ट्रेट जो होगा वही तो उस पर संज्ञान लेगा, ठीक है। तो वैसी रिपोर्ट कहाँ भेजी जाएगी? मजिस्ट्रेट को। और कैसे भेजी जाएगी? तत्काल भेजी जाएगी। तो कह रहा संज्ञान करने के लिए सशक्त है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का अन्वेषण करने के लिए और यदि आवश्यक हो तो अपराधी का पता चलाने और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास करने के लिए उस स्थान पर या तो स्वयं जाएगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों में से एक को भेजेगा जो ऐसी पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का ना होगा जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विहित करे, ठीक है। तो या तो भार साधक अधिकारी स्वयं जाएगा या फिर अपने किसी सबऑर्डिनेट को इस निमित्त जो है वो अपॉइंट कर देगा, जिसको बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन किस अधिकारी को मिली है। तो वो ये स्वीट विल होता है थाने के भार साधक अधिकारी का कि वो उस इन्वेस्टिगेशन को स्वयं करे या अपने किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर से कराए। क्लियर है? 157 का एक समझ आ गया? कोई दिक्कत परेशानी? इसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो सिपाही से ऊपर की श्रेणी का ही होगा। देखो यहाँ एक्चुअली इसमें स्पष्ट कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि ऐसी पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का ना होगा जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विहित करे। एक्चुअली ये जो एक्ट है ये सेंट्रल एक्ट है और सेंट्रल एक्ट होने की वजह से हर स्टेट में कुछ अलग अलग प्रावधान है इन्वेस्टिगेशन के विषय में, मतलब उस अधिकारी के विषय में। सामान्यतः यूपी के अंदर जो है वो उप निरीक्षक से निम्न पंक्ति का नहीं होता है ना। जो इन्वेस्टिगेटर हमारे यहाँ होता है वो उप निरीक्षक मिनिमम रैंक है। आप देखते होंगे कि हर केस का आईओ आपको कौन मिलेगा? जो 2 स्टारर होगा, जिसे हम सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, उप निरीक्षक हिंदी में। और कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जैसे दिल्ली में कुछ मामले ऐसे हैं कि एएसआई भी वहाँ इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ तुच्छ मामले साधक अधिकारी है थाने का 2 में, उसमें तो दिया हुआ है क्योंकि यहाँ आ रहा है ना कि भार साधक अधिकारी, तो वो तो सिपाही से तो ऊपर ही होता है हमेशा। हाँ, वो कह रहा कि भार साधक अधिकारी तो करेगा, तो वो चाहे वो अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को भी, सभी सबऑर्डिनेट ऑफिसर उसके कौन है? सभी हैं। देखिए यहाँ स्पष्ट इसलिए नहीं खोला चूँकि सीआरपीसी एक सेंट्रल एक्ट है और हर स्टेट में राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए वो पंक्ति तय कर सकती है कि जिस पंक्ति का अधिकारी वैसी इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो यहाँ ये मुद्दा जो है राज्य सरकार पे छोड़ दिया है। तो सामान्यतः हमारा जो यूपी स्टेट है, यूपी स्टेट में साधारणतः मामलों की इन्वेस्टिगेशन जो है वो निम्नतम उप निरीक्षक पंक्ति का अधिकारी करता है। जबकि मैंने दिल्ली का एग्जाम्पल दिया तो वहाँ एएसआई भी कुछ मामलों की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो ये स्टेट टू स्टेट डिफर है। तो इसलिए यहाँ इन्होंने ये गेंद राज्य सरकार के पाले में डाल दी कि वो किसको इसके लिए एम्पावर्ड करे। इज दैट क्लियर कल्पना? जी सर। हाँ जी सर। हाँ, तो प्रोवाइडेड इसका प्रोविजो भी है 157 का, प्रोवाइडेड दैट इसके ए और बी 2 स्थिति हैं। ए कह रहा है व्हेन इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ एनी सच ऑफेंस इज गिवन अगेंस्ट एनी पर्सन बाय नेम एंड द केस इज नॉट ऑफ अ सीरियस नेचर, the officer in charge of a police station need not proceed in person or depute a subordinate officer to make an investigation on the spot। ये कह रहा है कि जब ऐसे अपराध के किए जाने की कोई इतला किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसका नाम देकर की गई है, नाम देकर मतलब नामजद किया जाना, कहते हैं ना नामजद रिपोर्ट है, तो वहाँ और मामला गंभीर प्रकार का नहीं है, मामला जो है वो सामान्य प्रकार का है, कॉग्निजेबल तो है लेकिन इतना गंभीर नहीं है कि तत्काल उस स्पॉट पे जाके जांच की जाए। तो वो कह रहा है कि मामला गंभीर प्रकार का नहीं है, तब यह आवश्यक ना होगा कि पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी उस स्थान पर अन्वेषण करने के लिए स्वयं जाए या अधीनस्थ अधिकारी को भेजे। तो तात्कालिकता नहीं है उसमें, भाई अर्जेंसी में ही तो तात्कालिकता होती है।
एकदम फ़ौरन सीरियस मामला है, कहीं मर्डर हो गया, मर्डर की सूचना मिली है, तो फ़ौरन या तो भारत साधक अधिकारी स्वयं जाएगा और या किसी अपने अधीनस्थ को तत्काल भेजेगा। और सामान्यतः हीनियस मामलों में भारत साधक अधिकारी और उससे उच्च अधिकारी भी पहुंचते हैं। आप लोग देखते होंगे कि कहीं कोई सीरियस मैटर हो जाता है तो जिले के पुलिस कप्तान तक भी पहुंचते हैं घटनास्थल पर, और डीआईजी तक भी पहुंचते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि मैटर का सीरियसनेस क्या है। इज़ दैट ओके? तो इसका प्रोविज़ो ए यही कह रहा है कि बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, नामजद रिपोर्ट है, तो वहाँ ऐसी कोई तात्कालिकता नहीं है कि फ़ौरन ही भारत साधक अधिकारी स्वयं मौके पे जाए या फिर अपने अधीनस्थ को तत्काल भेजे। उसमें कुछ विलंब जो है वो किया जा सकता है, जैसी व्यवस्था होगी व्यवस्था के अनुसार मामला देखा जाएगा। और इसका बी कह रहा है कि इफ़ इट अपीयर्स to the officer in charge of a police station that there is no sufficient ground for entering on an investigation, he shall not investigate the case। और इसका बी पार्ट कह रहा है कि यदि पुलिस थाने के भारत साधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह उस मामले का अन्वेषण ना करेगा। ठीक है, अगर कोई ग्राउंड्स ही नज़र नहीं आ रहे हैं, है ना भाई, कोई कई मामले ऐसे अर्जी फर्जी भी तो आ जाते हैं ना, तो वो कह रहा है कि अगर कोई आधार पर्याप्त नहीं है तो 157 के प्रोविज़ो के बी पार्ट के अनुसार वो अन्वेषण ना करने के लिए भी स्वतंत्र है ऐसे मामलों में। और फिर क्या होता है कि वो मना करता है तो फिर वो उच्च अधिकारियों पे जाते हैं कि सर हमारी तो रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, हमारी तो सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुन नहीं रहा हमें। अब आगे इसका भी प्रोविज़ो है, ये कह रहा कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन रिलेशन टू एन ऑफेंस ऑफ रेप द रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम शैल बी कंडक्टेड एट द रेजिडेंस ऑफ द विक्टिम और इन द प्लेस ऑफ हर चॉइस एंड एज फार एज प्रैक्टिकेबल बाय ए वुमेन पुलिस ऑफिसर इन द प्रेजेंस ऑफ हर पेरेंट्स और गार्जियन और नियर रिलेटिव्स और सोशल वर्कर ऑफ द लोकेलिटी। तो ये कह रहा है कि परंतु यह है कि बलात्कार के अपराध के संबंध में पीड़ित के बयान का अभिलेखन पीड़ित के आवास पर या उसकी पसंद के स्थान पर और यथासाध्य महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता पिता या संरक्षक या निकट नातेदार या मोहल्ले के समाज सेवक की उपस्थिति में किया जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? तो जो बयान है स्क्रिप्ट लेते हैं। जी 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 हाँ, उसके बयान का जो अभिलेखन किया जाएगा वो थाने पर बुलाकर नहीं किया जाएगा, उसके आवास पर किया जाएगा या फिर उसकी पसंद के किसी अन्य स्थान पर किया जाएगा। और साथ ही साथ हाँ 164 होगा, वो तो मजिस्ट्रेट के सामने होगा। वो 164 की अवस्था दूसरी है, वो तो 164 का रिकॉर्ड करने का राइट तो मजिस्ट्रेट को ही है। उसके लिए तो हमें प्यासे को कुएं के पास जाना ही पड़ेगा, है ना। और इसकी उपधारा 2 कह रही है भाई कि इन ईच ऑफ द केसेस मेंशन्ड इन क्लॉज ए एंड बी ऑफ द प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 the officer in charge of the police station shall state in his report his reasons for not fully complying with the requirements of that subsection and क्या है, कुछ मिसप्रिंट है, and in this case mentioned in clause B of the said proviso the officer shall also forthwith notify to the informant if any in such manner as may be prescribed by the state government the fact that he will not investigate the case or cause it to be investigated। तो उपधारा जो 2 है वो कह रही है कि यदि उपधारा 1 के प्रंतुक के खंड क और खंड ख में वर्णित दशाओं में से प्रत्येक दशा में पुलिस थाने का भारत साधक अधिकारी अपनी रिपोर्ट में उस उपधारा की अपेक्षाओं का पूर्णतः अनुपालन न करने के अपने कारणों का कथन करेगा और उक्त परंतु के खंड ख में वर्णित दशा में ऐसा अधिकारी इत्तला देने वाले को यदि कोई हो
ऐसी रीति से जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, तत्काल इस बात की सूचना दे देगा कि वह उस मामले में अन्वेषण न तो करेगा और न करवाएगा। ठीक है। उपधारा 2 कह रही है कि यदि आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आप कै और खे जो हम प्रोविजो पढ़ के आ रहे हैं उनके विषय में ये बात की जा रही है। तो प्रोविजो कै में क्या बात बताई थी सदर? जी। एक मिनट सर, आप कहेंगे शोर गया। जी जी सर तो क्या में ये था है कि अगर लग रहा है कि मामला जो है वो थोड़ा गंभीर का नहीं है, भले ही वहाँ पर नाम देकर भी कहा गया है, लेकिन वहाँ पर उनको ये राइट है कि ना तो पुलिस थाने ऑफिसर इंचार्ज है, ना तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, ना वो अपने उनसे कराएगा जो उनके सबऑर्डिनेट है। नहीं, जो का वाला पार्ट है, राइट दिया हुआ है, प्रोवाइड जो का वाला पार्ट है उसमें तो ये कह रहा है कि मामला बहुत ज़्यादा सीरियसनेस में नहीं है, तो उसमें तात्कालिक कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है कि फ़ौरन वहाँ स्पॉट पे भेजा जाए या स्पॉट पे खुद जाए। हाँ, और बी पार्ट कह रहा है कि बी पार्ट अगर सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो वो इनकार कर सकता है इन्वेस्टिगेशन करने से, और वैसी इनकारियत के विषय में वो उस व्यक्ति को जिसने उसकी सूचना दी थी उसको सूचित कर देगा कि भाई आपके मामले में दम नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के लिए जो मटेरियल चाहिए वो मटेरियल आपके मामले में दृश्यमान ही नहीं हो रहा है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो वैसी अवस्था में वो इनकार कर सकता है। ठीक है। चलिए अगला सेक्शन 158 बात कर रहा है रिपोर्ट हाउ सबमिटेड। रिपोर्ट जो है वो किस प्रकार सबमिट की जाएगी, इसकी प्रक्रिया 158 कह रहा है। ये कह रहा है एवरी रिपोर्ट सेंट टू ए मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 157 शेल इफ द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट्स बी सबमिटेड थ्रू सच सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस एज द स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर अपॉइंट्स इन दैट बिहाफ। ये कह रहा है कि धारा 157 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली प्रत्येक रिपोर्ट यदि राज्य सरकार ऐसा निर्देश देती है तो पुलिस के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त नियत करे। क्या समझे? हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है? जो रिपोर्ट्स आती हैं वो कहाँ होके आती हैं? थाने से। जी बोलिए। एसएसपी को होके आती है सर, या कमिश्नरेट के वहाँ होके आती है? हाँ, देखिए नॉर्मली एसएसपी या कमिश्नर और पुलिस जो है वो इतने व्यस्त हैं कि वो हर रिपोर्ट को स्वयं नहीं देख सकते, इसलिए उनके सबऑर्डिनेट जो हैं एसीपी आपके यहाँ और सीओज हमारे यहाँ होते हैं, तो उनके माध्यम से वो जो सर्कल का एसीपी होगा या सर्कल का सीओ होगा, तो चूंकि वो एसएसपी के लिए ही तो काम कर रहे हैं, एसएसपी कप्तान है, वो कप्तान की टीम के सदस्य हैं और सदस्यों के काम बटे हुए हैं। भाई आप इस सर्कल के सीओ हैं, आप इस सर्कल के एसीपी हैं, है ना। तो वो रिपोर्टें जो हैं यहाँ भी यही बात बताई गई है कि जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त नियत करे। तो हमारे यहाँ यूपी में जो नियत किया गया अधिकारी है वो कमिश्नरेट में एसीपी और साधारण ज़िलों में जहाँ कमिश्नरेट नहीं है वहाँ डिप्टी एसपी के माध्यम से ऐसी रिपोर्टें साधारणतः भेजी जाती हैं। आप देखते होंगे कि चार्जशीट कहाँ है कि जी सीओ की पेशी में पड़ी है, अभी कोर्ट नहीं आई है ना। सर ये तमाम एविडेंस जो कलेक्ट करने के बाद सीओ साहब जो रिपोर्ट लाते हैं मतलब सारी पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही लाते हैं? नहीं, जो पर्चे जैसे डे बाय डे वहाँ पर पहुँचते जो पर्चे कटते रहते हैं वो सीओ की पेशी में जरूर जाते हैं। जी जी, है ना। अच्छा। हाँ, जो भी रिपोर्ट है मतलब केस से संबंधित जो भी रिपोर्ट है उसके लिए उन्हें सीओ को अपडेट करना पड़ता है।
किसी का नाम निकाल रहे हैं तो वो पर्चा भेजेंगे, सीओ साहब जांच करेंगे उसमें कि नाम सही निकला है कि गलत निकला है ना। और उपधारा 2 कह रही है सच सुपीरियर ऑफिसर मे गिव सच इंस्ट्रक्शन टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन एज ही थिंक्स फिट एंड शेल आफ्टर रिकॉर्डिंग सच इन्वेस्टिगेशंस ऑन सच रिपोर्ट ट्रांसमिट द सेम विदाउट डिले टू द मजिस्ट्रेट। और कह रहा है ऐसा वरिष्ठ अधिकारी पुलिस थाने के बारसाधक अधिकारी को ऐसे अनुदेश दे सकता है जो वह ठीक समझे और उस रिपोर्ट पर उन अनुदेशों को अभिलिखित करने के पश्चात उसे अविलंब मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। समझे? क्लियर है? तो सर ये जो कोर्ट मॉडल वगैरह ये जो बैठे रहते हैं यही तो लेके आते होंगे इनको रिपोर्ट्स को जो अपने अपने अलग अलग थाने के बंधे हुए हैं। कोर्ट मॉडल नहीं, वो पैरोकार जो होते हैं वो लाते हैं। नहीं सॉरी, हाँ पैरोकार, वो मॉडल तो वही बैठे रहते हैं। कोर्ट मॉडल का काम तो कोर्ट के अंदर की प्रक्रिया, जो उनके मतलब जेल से आने वाले मुलजिम हैं उनका हिसाब रखना, रिमांड का हिसाब रखना, है ना। तो वो कोर्ट मॉडल जो है वो पैरोकार के और कोर्ट के बीच की एक कड़ी है। अच्छा ठीक है, ठीक। तो उसे तो फिर जैसे ये पर्चे कटते हैं, जैसे पर्चा कट गया मतलब तो एक पर्चा कट गया 9 तारीख में, अगला कटता है 13 या 15 तारीख, तो वो जो पर्चा डेली जो कटे मतलब जो कटेगा तो वो कोर्ट में पहुंच जाएगा। मतलब अगर एक ही कटा कोर्ट में एक्चुअली पर्चे ही काट करके पूरी केस डायरी भेजते हैं कोर्ट में। तो जब रिपोर्ट फाइनल तैयार हो जाए नहीं पहुंचते हैं, अगर कोर्ट मंगाती है कभी में अपनी बेल वगैरह में मंगाते हैं तो वो बीच में केस डायरी आ जाती है। बाकी प्रत्येक पर्चे कोर्ट में नहीं जाएंगे। कोर्ट तो अगर विशेषतः तलब करेगी केस डायरी को, जैसे हम लोग बेल डालते हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है तो बेल डालने में तलबी की जाती है ना, उस तलबी पे केस डायरी आती है कोर्ट के अंदर, और कोर्ट जो है उस पर कार्रवाई देख के परिशीलन करके बेल के संबंध में या जिस संबंध में भी उसने मंगाई थी वो फिर वापस चली जाती है। वो तब आती है जब फाइनल 173 की रिपोर्ट तैयार हो गई है ना, तब उसके बाद वो पुलिंदा पूरा का पूरा सीओ के माध्यम से वो तो फिर कोर्ट में आ जाता है। ठीक है। सेक्शन 159। तो सर ये हम जैसे निकलवाते हैं हमें केस डायरी के लिए कुछ चार्ज देना पड़ता है या फिर हमें फ्री मिलती है? किस अवस्था की बात कर रहे हैं आप? नहीं जी, किस अवस्था की बात कर रहे हैं आप? कब निकलवाने की बात कर रहे हैं? देखिए, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर 207 में हमें नकलें दी जाती हैं, वहाँ तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और उससे पहले जो ये बेल में लेते हैं वो एक नंबर 2 का माध्यम है, उसके लिए तो सेटिंग और गेटिंग के द्वारा वो प्राप्त की जाती है। आप लोगों को पता ही है कोर्ट के अंदर क्या व्यवस्था है। जी है ना। तो इस प्रकार सर जो कल आपने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बताई थी, हाँ, तो उसमें ये भी कहा था कि उसको FIR की कॉपी दी जाएगी। हाँ, प्रथम सूचना रिपोर्ट, उसमें वहाँ विद फीस का प्रावधान किया गया था और वो हम ले भी लेते हैं। मतलब कोर्ट में जब आ जाती है तो हम नकल डाल के FIR ले लेते हैं, है ना भाई। जब हम लोग एंटिसिपेटरी बेल में जाना चाहते हैं तो वो FIR की हम सर्टिफाइड कॉपी लेते हैं पहले, है कि नहीं। तो 159 बात कर रहा है पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। ये कह रहा है सच मैजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग सच रिपोर्ट may direct an investigation or if he thinks fit at once proceed or depute any magistrate subordinate to him to proceed to hold a preliminary inquiry into or otherwise to dispose of the case in the manner provided in this case। ये कह रहा है कि ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्वेषण के लिए आदेश दे सकता है या यदि वह ठीक समझे तो वह इस संहिता में उपबंधित रीति से
मामले को प्रारंभिक जांच करने के लिए या उसकी अन्यथा निपटाने के लिए तुरंत कार्रवाई कर सकता है या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को कार्रवाई करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है। ठीक है। 159 जो है 159 जो है वो बात कर रहा है जो 158 में रिपोर्ट प्राप्त हुई है मजिस्ट्रेट को उस अवस्था में। ठीक है भाई, 157 के अधीन रिपोर्ट भेजी जाएंगी, 158 में भेजी जाएंगी। 157 की रिपोर्ट हम देख के आ रहे हैं। 157 में क्या दशा है? 157 में एक दशा तो ये है कि तात्कालिक मामला है, इमरजेंसी है, तो फ़ौरन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी जाएगी। एक दशा ये है कि जहाँ नेम्ड है और मामला तात्कालिक नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन को क्या किया जा सकता है? डिफर्ड किया जा सकता है कि आप ठहरो, हमारे पास और बहुत अर्जेंट वर्क है, हम पहले उन्हें निपटा लें, आपका मामला इतना अर्जेंट नहीं है। हाँ, इन्वेस्टिगेशन आपके मामले में करेंगे लेकिन आप थोड़ा रुके, होल्ड पर रहें। और तीसरी अवस्था ये है कि वहाँ पुलिस अधिकारी ने ये साफ साफ मना कर दिया कि भाई तेरे मामले में कोई दम नहीं है और हमारे पास तेरे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई आधार ही नहीं है। तो ये सब प्रकार की रिपोर्टें 157 की जो रिपोर्टें हैं वो 158 के माध्यम से जाएंगी, है ना। और 159 में अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति मजिस्ट्रेट को दी है। यदि मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि यार पुलिस ने जो है ना ये आधारहीन बात कहते हुए मना कर दिया इन्वेस्टिगेशन से, तो वो चाहे तो उस संबंध में कोई प्रारंभिक जांच भी करा सकता है ना, ये इन्वेस्टिगेशन करने के आदेश भी दे सकता है। इज दैट क्लियर अमित? जी सर। चलिए, धारा 160 बात करती है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस। हाँ यस सर इसमें ये जो कहा है लास्ट लाइन कि या तो कार्रवाई कर सकता है या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को कार्रवाई करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है। तो मतलब मजिस्ट्रेट को भी वो कर सकते हैं नियुक्त। मान लीजिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट महोदय के पास रिपोर्ट आई हुई है ना, तो चीफ जो सीजीएम महोदय है वो तो पेरेंट कोर्ट है ना लोअर कोर्ट की, तो वो तो या तो चाहे खुद कर लें या अपने किसी जीएम को एसीजीएम को कह दे भाई इसकी एक बार इंक्वायरी करके बताओ मुझे, है ना। मतलब सर इसका मीनिंग तो ये निकल रहा है कि ये यहाँ बात सीजीएम कोर्ट की हो रही तभी तो वो अपने निचली कोर्ट को देंगे। हाँ बिल्कुल। मतलब कि वो इन्होंने वही अवस्था बता दी। अब जिस व्यक्ति का कोई सबऑर्डिनेट ही नहीं है वो तो खुद ही करेगा। हाँ जी सर जी। भाई सबऑर्डिनेट तो सीजीएम के ही तो है सारे, बाकी जो हाँ जी सर सीजीएम पर हाँ सारे जितने भी मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं सब सीजीएम के सबऑर्डिनेट हैं। तो यहाँ इन्होंने एक बात बता दी कि या तो स्वयं करे, स्वयं तो ऐसी स्थिति है कि मान लीजिए कोई जीएम फर्स्ट है, जीएम थर्ड है, उनका सबऑर्डिनेट कौन बैठा है वहाँ, वे तो खुद ही करेंगे। और जहाँ मामला सीजीएम वाली बात आ जाए तो सीजीएम चाहे खुद कर ले चाहे अपने किसी सबऑर्डिनेट को प्रतिनियुक्त कर दे कि ले भैया कर ले इसमें कार्रवाई। इज दैट ओके सर? तो फिर ये मतलब अपने ही डिपार्टमेंट के किसी बंदे को वहाँ से भेज देंगे, मतलब सीजीएम साहब हाँ कि ये मामला वहाँ ले जाए और पक्षकार है वो उनको इत्तला दी जाएगी। हालांकि ये जो धाराएं हम पढ़ रहे हैं ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकेडमिकली हम पढ़ रहे हैं। सामान्यतः इन धाराओं का इस्तेमाल कोर्ट में कहाँ कर रही हैं? अदालतों को वैसे ही फुर्सत नहीं है, जो मामले उन पे बन के आ रहे हैं उनमें फुर्सत नहीं है। क्यों? लेकिन एक कानून का प्रावधान है तो प्रावधान है तो हमें पढ़ना पड़ रहा है। भाई हो सकता है हमारे एग्ज़ाम में यही पूछ लिया जाए कि भाई ये अवस्था है, प्रॉब्लम बेस आपको सवाल दे दे तो फिर आप बताएंगे कि हाँ 159 में मजिस्ट्रेट इसमें कार्रवाई करेगा आगे। ठीक है, 160 देखते हैं। ये कह रहा पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। तो ये है साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। भाई मान लीजिए पुलिस अधिकारी को आपने इन्वेस्टिगेशन तो सौंप दी और उससे पावर दी नहीं कि भी साक्षी को किसी को तलब कर सके, बुला सके, तो ऐसी अवस्था में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कैसे होगा? जैसा कि बिना जहर का सांप, है ना।
तो ये कह रहा है कि एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग रिक्वायर द अटेंडेंस बिफोर हिमसेल्फ और एनी पर्सन बीइंग विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज ओन और एनी एडजॉइनिंग स्टेशन who from the information given or otherwise appears to be acquainted with the facts and circumstances of the case and such persons shall attend as so required. तो क्या समझे, शेल शब्द आ रहा है। शेल शब्द क्या होता है, मैंडेटरी होता है। तो यदि ये कह रहा है, क्योंकि स्टार्ट की धारा ये कह रही है कि कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है अपने थाने की या किसी पास के थाने की सीमाओं के अंदर विद्यमान किसी ऐसे व्यक्ति से जिसकी दी हुई इतला से या अन्यथा उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होना प्रतीत होता है, तो अपने समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा लिखित आदेश द्वारा कर सकता है और वह व्यक्ति अपेक्षा अनुसार हाजिर होगा। यानी कि ही विल हैव टू बी प्रोड्यूस देयर बिफोर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बिकॉज देयर इज वर्ड शेल। शेल शब्द लिखा हुआ है और शेल शब्द और मे को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ मे किसी के लिए आ जाए तो वहाँ उसका विवेकिक अधिकार है, डिस्कशनरी पावर है, और जहाँ शेल शब्द आ जाए तो वहाँ फिर वो उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है। तो यहाँ जो शेल शब्द आया है किसके लिए आया है? सर वो ड्यूटी बाउंड हो गए ना, वो किसके लिए आया है? शेल शब्द किसके लिए आया है, मैं ये पूछ रहा हूँ। पुलिस अधिकारी। शेल शब्द आया है उस गवाह के लिए जिसे पुलिस अधिकारी ने तलब किया। गवाहों के लिए सर, गवाहों के लिए। तो वहाँ गवाह ड्यूटी बाउंड है। ठीक है अमित? और इसका प्रोविजो कह रहा है 160 का, प्रोवाइडेड दैट नो मेल पर्सन under the age of 15 years or above the age of 65 years or a woman or a mentally or physically disabled person shall be required to attend at any place other than the place in which such male person or woman resides. तो ये एक चीज़ बहुत, इस पे सवाल आया हुआ है भाई, इस पे डायरेक्टली प्रीलिम्स में हमसे सवाल पूछा गया था। तो यहाँ ये कह रहा कि परंतु किसी पुरुष से जो 15 वर्ष से कम आयु का है या 65 वर्ष से अधिक आयु का है, 15 से कम और 65 से अधिक, या किसी स्त्री से, स्त्री तो किसी भी आयु की हो सकती है फिर, या शारीरिक या मानसिक रूप से निर्योग्य व्यक्ति, ये भी किसी भी आयु का हो सकता है क्योंकि वो शारीरिक रूप से निर्योग्य है या मानसिक रूप से निर्योग्य है। ठीक है, ऐसे स्थान में जिसमें ऐसा पुरुष या स्त्री निवास करती है भिन्न किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। मतलब इस प्रकार के व्यक्तियों से उसके निवास स्थान पर ही आप पूछताछ कर सकते हैं साक्षी होने के नाते, अगर वो साक्षी हैं। क्लियर है भाई? उनके बयान लिए जाएंगे जहाँ वो निवास करते हैं। हाँ सदर क्या कह रहे हैं? एक समाहित साक्ष्य होता है, वो कौन होते हैं? अक्सर मैंने पढ़ा है वो वर्ड। अमित बताओ समाहित साक्ष्य क्या होता है? समाहित साक्ष्य सर इंग्लिश वर्जन बताए। इंग्लिश होता तो शायद मैं भी अंदाजा लगा देती। देखिए, समाहित साक्ष्य वो होते हैं कि जिनका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता, सिर्फ उनके विषय में ये लिखा जाता है कि वहाँ कुछ लोग फला कुछ लोगों को ऐसा कहते सुनते देखा गया था कि ऐसी घटना हुई है। वो डायरेक्ट एविडेंस नहीं दे रहे हैं। फॉर्मल विटनेस मतलब सर इनका साक्ष्य के रूप में कोई औचित्य नहीं है। फॉर्मल भी नहीं कहेंगे इसको। फॉर्मल तो वो होते हैं, फॉर्मल तो वो होते हैं जो आयु हो गए, आपके डॉक्टर्स हो गए, है ना, FIR लेखक हो गए, ये है फॉर्मल विटनेस तो, है ना। समाई साक्षी का मतलब ये है कि जो डायरेक्ट एविडेंस वाले मामले हैं, डायरेक्ट एविडेंस तो आई, साथ में वो एक तरह से अपने केस को मजबूत बनाने के लिए पुलिस जो है 4 लोगों के उसमें हिसाब, वहाँ ऐसा सुना गया कि इस प्रकार की घटना के बारे में लोग चर्चा कर रहे थे, तो वो है समाई साक्षी, यानी कम महत्वपूर्ण साक्षी। बस वो उनका कोई वैल्यू नहीं है, ना वो तलब किए जाते कोर्ट में कभी। बस वो सिर्फ अपनी बात को
मजबूती प्रदान करने के लिए एक समाई साक्ष्य के भी 4 वो लिख देते हैं कि इस प्रकार का जो है समाई साक्ष्य में मिला। समाई साक्ष्य मतलब ये है कि घटना का समर्थन करने वाला एक वो बहुत ही लोअर स्टैंडर्ड का एक कोई साक्ष्य, ठीक है ना, मतलब कोई किसी को कहते हुए या कुछ कहते हुए सुना हो तो वो लोग, हाँ वो समाई साक्ष्य है। वे कहते हैं हाँ जी हमने भी सुना था कि ऐसा ऐसा हुआ था, सुनाई बात, मतलब वो एक्चुअली एक तरह से हियर से एविडेंस है वे। ये बना सर वो तो कुछ सुनाई बात है तो हियर से उन्होंने अपनी इंद्रियों से कुछ नहीं देखा, ना सुना ना महसूस किया, सिर्फ उन्होंने कहा जी हाँ मैंने सुना तो है कि ऐसे ऐसे हुआ है, हाँ भाई एक लड़की का मर्डर हो गया जी, हाँ बड़े विभत्स तरीके से मैंने ऐसे सुना है लोगों को कहते हुए, तो वो है समाई साक्ष्य, ठीक है ना। सर एक चीज और बस आप कहेंगे कि आप मैं पर्सनली वो कर रही हूँ, सर जो डिफेंस में हम जो गवाह देते हैं तो वो कौन सा गवाह होते हैं? जो चार्जशीट वाले गवाह है वो तो खैर प्रोसिक्यूशन के साइड से ही होंगे, क्या हम उनको गवाहों को डिफेंस में भी बुला सकते हैं जो प्रोसिक्यूशन वाले गवाह? प्रोसिक्यूशन के गवाह को आप अपने डिफेंस में तब बुला सकते हैं जबकि प्रोसिक्यूशन ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया हो। अच्छा, डिस्चार्ज करने के बाद। लेकिन सर फिर हम देते किसको है डिफेंस में? डिफेंस में आपकी फेवर की बात कहने वाला कोई भी हो सकता है, एक्यूज खुद भी अपने वो एक्यूज जो है वो भी सक्षम साक्षी होता है। कौन सी धारा में होता है? धारा 315 CRPC में है, 315 में है सर। हाँ, तो जब वो साक्षी की तरह प्रस्तुत होगा अभी तो फिर वो ऑन ओथ बयान देगा और उससे जिरहबी की जाएगी, ठीक है ना। तो लेकिन सर उसको पहले अपनी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, हाँ, इसलिए अपनी उससे नहीं करते, एप्लीकेशन ही देनी पड़ती तब वो ये अलाउ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, प्रार्थना पत्र देगा कि सर मैं अपना साक्ष्य रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। रिस्ट्रिक्शन भी तो लगाया हुआ है क्या? एक बाउंड भी तो है 315 पे कि अगर हम उसको बुलाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हम उसको एविडेंस में लेंगे तो वो अपने ही पक्ष की बात करेगा, ये तो है ही, और वो अपने खिलाफ ज्यादा मजबूत तो नहीं मान सकते उसको, ज्यादा हम मतलब मजबूत वो तो नहीं ले सकते, ग्राउंड की मजबूत है इसी आधार पे वो करेंगे। डिफेंस के एविडेंस को तो न्यायालय जो है बड़े हल्के में लेते हैं, और आप ये यहाँ पे डिफेंस को सुनने का मौका ही कब दिया जाता है? हाँ वही तो मतलब लास्ट में 313 के बाद जाके सुना जाता अब भैया तुझे कुछ कहना है, हाँ, और वो ज्यादातर तो उसे ओवरलैप कर देते। और डिफेंस में तो सही होता है कि बस जल्दी करो हाँ, और प्रोसिक्यूशन में आप चाहे 20 साल निकाल, प्रोसिक्यूशन 20 साल अपना केस चलाता है, और अगर डिफेंस में आपने 2 तारीखें ले ली ना तो मरोड़ मार जाती है, तो बस 30 तारीख जी काम खड़े हो जाते हैं। जैसे आपके भी 2 तारीख से ज़्यादा वो उनको टेंशन होने लगती है, भाई जल्दी करो भाई। अरे भाई प्रोसिक्यूशन को तो आपने 20 साल दे दिए, और डिफेंस अगर 2 तारीख ले रहा है अपने गवाह को प्रस्तुत करने के लिए तो उसमें हाँ, तो एक तरह से वो डिफेंस जो बैलेंस हम मान के चलते हैं कि न्यायालय के अंदर वो तराजू जो है, वो तराजू हमें कहीं ना कहीं जो है वो प्रो स्टेट नज़र आती है, प्रोसिक्यूशन की तरफ झुकी हुई नज़र आती है। पट्टी बहुत बढ़िया बंधी थी वो आंखों पे, तो मुझे पट्टी बंधी हुई है ना वो बहुत बढ़िया। नहीं वो पट्टी अगर बंधी हो तो फिर तो ये बात ही ना हो, झुकी रहती हो बराबर में है कहाँ। वो पट्टी अगर बंधी हुई हो सदर तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो पट्टी अगर बंधी हो तो फिर तो वो खोल के कौन रखता है? चलिए तो मैंने तो बंधी हुई देखी, खुली हुई नहीं देखी। नहीं वो मतलब मेरा कहने का मतलब बंधी तो है वो, लेकिन उसके नीचे से वो सब कुछ देख रहा है कि स्टेट को फेवर करना है या डिफेंस को नहीं करना है। ऊपर को बांध रखी है, आगे आगे खुली हुई है। वो प्रोसिक्यूशन
अपना माइंड बना के सोच रहा है कि मैं भी प्रोसिक्यूशन ही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं स्टेट प्रोसिक्यूशन ही अपने आप को काउंट करता हूँ। बिल्कुल, वो चूंकि वो कहावत है ना कि मुंह खावे आँख लजावे, चूंकि सैलरी सरकार से आ रही है तो सरकार का फेवर तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना। चलिए 160 की उपधारा 2 देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है द स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स मेड इन दिस बिहाफ प्रोवाइड फॉर द पेमेंट बाय द पुलिस ऑफिसर ऑफ द रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ एवरी पर्सन अटेंडिंग अंडर सबसेक्शन 1 एट एनी प्लेस अदर देन हिज रेजिडेंस। और ये कह रहा है कि अपने निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान पर उपधारा 1 के अधीन हाजिर होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के उचित खर्चों का पुलिस अधिकारी द्वारा संदाय कराने के लिए राज्य सरकार इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा उपबंध कर सकती है। तो यानी कि गवाह को यदि आप बुला रहे हैं तो उस गवाह का खर्चा पुलिस अधिकारी को देने का एक नियम बनाया जा सकता है, में है। तो यानी कि यहाँ वैवेकिक अधिकार है, डिस्क्रिशनरी पावर है। दिल्ली में तो सर अगर कोई विटनेस आता है और वो वापस चला जाता है तो उसके खर्चे की पर्ची कट जाती है और शाम को ही फिर उनकी क्लास लग जाती है पीपी की। अब श्रीमान जी सरकार के आज 200 रुपए गए हैं और तुम्हारी वजह से गए हैं। लेकिन सर मैंने तो यहाँ देखा है अपने यहाँ कि वो उससे ही दिलवाना शुरू कर देते हैं, या तो वो वादी से ही कुछ सीधे डाल देते हैं। अरे मैंने देखा है कि डॉक्टर्स खड़े हो जाते हैं कि आपने मेरा बयान नहीं कराया। ये वो अवस्था नहीं है सदब जहाँ पहुँच गए, ये अवस्था इन्वेस्टिगेशन के अंदर चल रही है अभी। आप तो ट्रायल में पहुँच गए। ओके सर, ओके, है ना, स्टेप बाय स्टेप चलो ना। अभी तो केवल इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन के बारे में धारा पढ़ रहे हैं। ये कह रहा है कि अगर आईओ ने किसी को तलब किया एज ए विटनेस तो राज्य सरकार ऐसा प्रबंध कर सकती है कि आईओ उसका आने जाने का खर्चा दे, और यदि उसके निवास पे बयान हो रहा है तो फिर ऐसे खर्चे की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निवास से उठ कर थोड़ी वो कहीं पैसे खर्च करके गया है। हालांकि ये एकेडमिक चीज़ें हैं, कोई आईओ किसे पैसे दे रहा है, वो बैठे लेने के लिए वहाँ देंगे वे। सही कह रहे सर जी। अब ये धारा 161 जो बहुत बार हम लोग डिस्कस करते हैं, बयान 161, तो ये है वो 161। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस। ये कह रहा है एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो सच रैंक एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब्ड इन दिस बिहाफ एक्टिंग ऑन द रिक्विजिशन ऑफ सच ऑफिसर may examine orally and person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case। 161 की उपधारा 1 की बात कर रही है कि कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है या ऐसे अधिकारी की अपेक्षा पर कार्य करने वाला कोई पुलिस अधिकारी जो ऐसी पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का नहीं है जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विहित करे, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति की मौखिक परीक्षा कर सकता है। ठीक है भाई। तो यहाँ भी वही बात बता दी, अधिकारी का रैंक यहाँ भी नहीं खोला। अधिकारी का रैंक इसलिए नहीं खोला, मैं पहले ही बता चुका हूँ क्यों नहीं खोला। कल्पना चौहान, अधिकारी का रैंक क्योंकि सर ये सेंट्रल एक्ट है और स्टेटों में इसके अलग अलग कुछ प्रोविजन, बस अलग अलग अधिकारी हो सकते हैं। कुछ स्टेट्स में एएसआई इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, यूपी में सब इंस्पेक्टर से नीचे की पंक्ति का इन्वेस्टिगेटर हमें देखने को नहीं मिलता है सामान्यतः, और कुछ स्टेट में तो ये है कि जो हेड कांस्टेबल होता है ना, इवन हेड कांस्टेबल भी छोटी मोटी इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, साइकिल चोरी वगैरह की, इस टाइप की जो कि तुच्छ प्रकार की इन्वेस्टिगेशन मानी जाती है। तो इस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन कुछ स्टेट में हेड कांस्टेबल भी कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ आपने वो नहीं खोला रैंक का नाम। रैंक के लिए वो गेंद जो है सरकार के पाले में डाल दी
कि अपने अपने हिसाब से आप देखो, आपको हेड कांस्टेबल से इन्वेस्टिगेशन करानी, एसआई से करानी, एएसआई से करानी है ना, या फिर कुछ मामलों में हम देखते हैं कुछ स्पेशल मामले हैं तो वहाँ राज्य सरकार ये तय कर देती है कि इनकी इन्वेस्टिगेशन तो डिप्टी एसपी ही करेंगे, एसीपी ही करेंगे। वो कौन से मामले होते हैं सदर? क्या सर? ऐसे कौन से विशेष मामले होते हैं जिनके लिए राज्य सरकार ऐसे रूल बनाए हुए हैं कि इस रैंक से कम रैंक का व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा? हीनियस ऑफेंस है या राजद्रोह से रिलेटेड मैटर है, उनमें उच्च अधिकारी ही इन्वेस्टिगेशन करते हैं। देखिए, एक तो SC/ST एक्ट वाले मामले होते हैं। SC/ST को भी डिप्टी एसपी और कमिश्नरेट में ACP से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा इन्वेस्टिगेशन। डावरी डेथ के मामले हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन भी डिप्टी एसपी रैंक का करता है। और अन्य मामले भी ऐसे हो सकते हैं जो विशेषतः राज्य सरकार ये तय करे कि भाई इनमें इन्वेस्टिगेशन राजपत्रित अधिकारी ही करेगा। ठीक है। और उपधारा 2 कह रही है कि सच पर्सन शैल बी बाउंड टू आंसर ट्रूली ऑल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू सच केस पुट टू हिम बाय सच ऑफिसर अदर देन क्वेश्चंस द आंसर्स टू विच वुड हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपोज हिम टू अ क्रिमिनल चार्ज और टू अ पेनल्टी और फॉरफीचर। और ये कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति उन प्रश्नों के सिवाय जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप या शास्ति या समर्पण की आशंका में डालने की है, ऐसे मामले में संबंधित उन सब प्रश्नों का सही सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा जो ऐसा अधिकारी उससे पूछता है। तो एक्सेप्शन है यहाँ। ये कह रहा है कि आप ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए बाउंड नहीं है जो आपको किसी आपराधिक आरोप या किसी पेनल्टी में या किसी फॉरफीचर में फंसाने वाले हों। क्या समझे? गवाह से ऐसे जवाब नहीं देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हाँ। जिससे कि वो फंस जाए। हाँ क्योंकि ये जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला हुआ है कि हम अपने विरुद्ध हम गवाही देने से हमें बचाव मिला हुआ है। कहाँ मिला हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन की कौन से आर्टिकल में मिला हुआ है? किसमें सर? 20 और 21। आप बहुत नियर पहुंच गए हैं, सही, लगभग सही बोल रहे हैं। 22। हाँ, अब सदप ने सोचा कि सर ने बोल दिया कि 20-21 तो नज़दीक पहुंच गए, तो इनके नज़दीक 22 ही है। नहीं सर, 22 का तो बड़ा 22 का होगा सर। 22 का 2 है सर। 2 है सर, 22 का 2। अरे आर्टिकल 20 है भाई, आर्टिकल 20 का 3 है। गुगली हो गए तीनों के दोनों। 20 का देखो, 20 के 2 में तो डबल जियोपार्डी है कि आपको एक ही बात के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा, है ना। और उसी में 20(3) में मुझे ध्यान आ रहा है, तो कंफर्म कर लीजिएगा। उसमें कहा गया है कि आपको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, मतलब कंपेल नहीं किया जाएगा। आप 2 का डबल जियोपार्डी। हाँ। CRPC के उसमें क्या अंतर है? किसमें? ऐसा डबल जियोपार्डी में तो एक ही अपराध के लिए उसको 2 बार, मतलब दोबारा से दोषी नहीं किया जाएगा। और CRPC 300 कहता है कि एक अपराध के लिए दोबारा विचारण नहीं किया जाएगा। हाँ, विचारण भाई आपको तो है वो एक्चुअली जो धारा 300 हम पढ़ेंगे CRPC की, वो एम्पावर्ड जो है वहीं से है, कॉन्स्टिट्यूशन की उसी आर्टिकल से। उसी को हिट कर रही है। भाई हिट नहीं कर रही है, उसका संगम है, मतलब सर सपोर्ट कर रही है जी, मतलब सॉरी सर समर्थन कर रही है उसी। हाँ, से उसको पावर प्राप्त। हाँ, तो वो ये कहता है कि आपको कोई कंपेल नहीं करेगा कि आप अपने खिलाफ गवाही दो।
सामान्यतः आप देना चाह रहे हैं तो लोग कन्फेशन करते हैं आगे कि सर मैंने ये अपराध किया है, करते हैं कि नहीं करते हैं? और फिर भी जब 164 में कोई कन्फेशन करता है तो तब मजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी बनती है कि मजिस्ट्रेट उसको समझाए कि भाई देखो ये जो आप बयान दे रहे हैं ये आपके खिलाफ पढ़ा जा सकता है, ये देखे कि कोई इस पर जोर ज़बरदस्ती तो नहीं है, उस पर कोई प्रेशर तो नहीं है ऐसा बयान देने के लिए। तो वो सब वही है कि आप अगर आए हैं बयान देने के लिए तो कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी दबाव में बयान दे रहे हो। इज दैट क्लियर? चलिए, उपधारा 3 कह रही है कि द पुलिस ऑफिसर में रिड्यूस इनटू राइटिंग एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम इनटू द कोर्स ऑफ एन एग्जामिनेशन अंडर दिस सेक्शन एंड इफ ही डज सो ही शैल मेक अ सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड of the statement of each such person whose statement he records। ठीक है ना? तो ये कह रहा है कि पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन परीक्षा के दौरान उसके समक्ष किए गए किसी भी कथन को लेखबद्ध कर सकता है, और यदि वह ऐसा करता है तो वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के कथन का पृथक और सही अभिलेख बनाएगा जिसका कथन वह अभिलेखित करता है। और इसका प्रोविजो कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट स्टेटमेंट मेड अंडर द सबसेक्शन may also be recorded by audio video electronic means। तो उसकी ऑडियो भी बना सकता है, उसकी वीडियो भी बना सकता है, उसे लिखित रूप में भी लिख सकता है जैसा वो चाहे। ठीक है। अगला प्रोविजो कह रहा है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट द स्टेटमेंट ऑफ ए वुमेन अगेंस्ट होम द ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 354, वही सारे सेक्शन हैं जो हम पीछे पढ़ के आए हैं महिलाओं से संबंधित। ठीक है। तो वो कह रहा है क्या सेक्शन वही है जो हम पहले समझा चुके हैं आपको। of the Indian Penal Code 45 of 86 is alleged to have been committed or attempted shall be recorded by a woman police officer or any woman officer। तो ये कह रहा है कि अगर इस प्रकार के मामले हैं तो फिर उनका बयान जो है वो किसी महिला अधिकारी के द्वारा लिखा जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए, भरत सर का लिंक आएगा क्लास का, वो थोड़ा वो कह रहे थे कि मैं विलम्ब से 9:30 के आसपास लिंक देने का वो बात कह रहे थे। तो भरत सर की क्लास होगी, है ना? आप ग्रुप के टच में बने रहिएगा। हाँ, सीआरपीसी कर देते शुरू या फिर पुलिस एक्ट वगैरह, क्योंकि सर एपीओ को सुनने में आ रहा है कि तो सीआरपीसी तो चल रही है, और क्या चल रहा है? नहीं, सीपीसी सर, सॉरी। तो सीपीसी में एपीओ का कोई रोल ही नहीं है सर। मैं सीपीसी या पुलिस एक्ट हाँ कर देंगे, आप सभी बने रहिए। सीपीसी तो हमारे फैमिली है जी, यूपी पुलिस एक्ट एविडेंस है, आईपीसी है, सीआरपीसी है। हाँ। पुलिस एक्ट करा दे सर किसी को कह करके। चलिए ठीक है, ओके। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, सब बखैर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।